हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे हो। और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली मैं आप लोग को एनसीईआरटी रीडिंग दे रही हूँ और कुछ पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग देखें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली बेसिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, मीन्स के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मेनली। लेकिन कुछ इसमें जो है आपको पहले जो कैसे अप्रोच लिया गया क्लासिफिकेशन का, कैसे ज़रूरत पड़ा, क्यों पड़ा, ये सब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मेनली एनसीईआरटी रीडिंग रहेगा आपका, तो आप लोग देखें। क्लासिफिकेशन एक्चुअली सबसे पहले आदमी करता क्यों है? सबसे पहले ये है कि भाई क्लासिफिकेशन करते क्यों? तो एक्चुअली किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक कि भाई कैसे पहचानें, कैसे उसको स्टडी करें, कैटेगराइज करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। क्लासिफिकेशंस हम अभी नहीं है। क्लासिफिकेशन बहुत एंशिएंट टाइम से आते आ रहा है। पहले जो हम लोग के एंसेस्टर्स थे और पुराने आदमी थे, वो लोग भी क्लासिफाइड करते थे चीज़ों को। जैसे कि अब वो अपने ज़रूरत के बेसिस पे करते थे, अभी साइंटिफिक बेसिस पे भी करते हैं, सब कुछ के बेसिस पे करते हैं, लेकिन पहले जनरली ज़रूरत के बेसिस पे करते थे। जैसे कि खाने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए जो सामान यूजेस होते थे उनको क्लासिफाई करते थे वो लोग अपने सुविधा अनुसार। वो लोग भी क्लासिफाई करते थे। तो मेनली हम लोग आज एनसीईआरटी रीडिंग देखेंगे और उनके बाद कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस आगे बढ़ा। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे नए नए अप्रोच आए, नए नए साइंटिस्ट आए, क्लासीफाई किए हर चीज़ को। तो हम लोग पूरी चीज़ जो है इस चैप्टर्स में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद जया। और हम लोग अब एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organisms for own use, for food, shelter, and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plants into tree, herbs, herbs. He also divided animal into two categories: those which had red blood and those that did not. तो अभी हम लोग जैसे कि हम बोलें कि पहले के आदमी जो है वो लोग भी क्लासिफाइड करते थे हर चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इन सब के लिए। फिर आए हमारे एरिस्टोटल जी। तो एरिस्टोटल के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि बहुत ही महान आदमी थी भाई बायोलॉजी में। अगर बायोलॉजी की बात करें और उसमें एरिस्टोटल की बात ना आए तो इम्पॉसिबल है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल, अरस्टू। तो फर्स्ट आदमी जो थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस लिया, ये क्वेश्चन आता है कि हु स्टार्टेड द हु क्लासिफाइड अ ऑर्गेनिज्म फॉर साइंटिफिकली, तो उसमें किनका नाम आता है? एरिस्टोटल जी का आता है। तो जो एरिस्टोटल हैं थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। उन्होंने पहले प्लांट लिया और एनिमल लिया। तो प्लांट को उन्होंने कैसे किया कि प्लांट को भी हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया। प्लांट को भी उन्होंने क्या किया? हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया। जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट को हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्री में। इन सब 3 चीज़ में उन्होंने कौन किस हैबिटेट में रहता है, कौन कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया और प्लांट को क्लासिफाई किया। एनिमल को जो है उन्होंने डिवाइड किया कि किन के ब्लड में आरबीसी है या नहीं है, मीन्स किसका खून जो है वो लाल है या नहीं। देखो मेनली पहले क्या होता था कि भाई ऐसे समझने के लिए, याद रखने के लिए, ये मत लेना ना कि हाँ दीदी ने ये बोल दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने खून के बेसिस पे इसलिए एनिमल को क्लासीफाई किया होगा आई थिंक कि क्योंकि पहले देखो कटता होगा सुई तो ब्लड निकलता होगा, तो पहले तो पता था नहीं कि इतना कि क्या होता है नहीं होता है। तो उनको जो खून लाल दिखता होगा या फिर कुछ चीज़ें दिखता होगा तो उसमें फ्यूल टाइप निकलता होगा, उस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को 2 तरीके में, जैसे मान के चलो अर्थवॉर्म को अगर तुम काटोगे तो उससे रेड ब्लड तो नहीं निकलेगा, तो उस तरीके से होता तो एनिमल ही है। तो उन्होंने क्लासीफाई किया कि एनिमल्स हैं 2 तरीके के होंगे, जिसमें एक आरबीसी होगा कंटेनिंग होगा जिसके खून लाल होंगे, और एक ऐसे जिसमें आरबीसी नहीं होगा। तो जो आरबीसी कंटेनिंग होगा उनको उन्होंने
को दो नाम दे दिया कि कौन आरबीसी कंटेन करता है, कौन नहीं कंटेन करता है। जो आरबीसी कंटेन करता है उसको कहते हैं हम लोग इनामा, ENAIMA। ये याद कर लेना। इसमें होता है कि आरबीसी जो है वो प्रेजेंट होता है। और दूसरा उन्होंने जो बताया जो कि आरबीसी कंटेन नहीं करता उसको कहते हैं इमा। देखो ए है यानी एब्सेंट, इससे याद कर लेना कि एब्सेंट मतलब आरबीसी नहीं होगा। और ई यानी मतलब कि ई यानी ई जनरली हम लोग ट्रू जो लिखते हैं ना, ट्रू ई से ई यू वाला, उस तरीके से ई आप लोग याद करने के लिए रख सकते हो कि ए यानी नहीं होगा, ई वाला में होगा। तो ये था दो क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक हो गया कि दो तरीके के हो, एक एरिस्टोटल ने दिया जो कि ट्री को हर्ब्स और ट्री में किया, और एनिमल को रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद आए हमारे लिनस, महान आदमी। अब आए टाइम a two kingdom in Linus time, a two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that includes plant and animal respectively. This system was used till very recently. This system did not distinguish between eukaryote and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. Classification of organisms into plant and animal was easily done and was easy to understand. In spite, a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. A need was also felt for including, beside gross morphology, other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationships, etc. Classification system for the living organism have since undergone several changes over time. Thought plants and animal kingdoms has been a constant under all different systems. The understanding of what group organisms be includes under these kingdom have been understood differently by different scientific over time. अब देखो उनके बाद आया और एरिस्टोटल के बाद आए लिनस, जिन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने लिया प्लांट को और एनिमल को। प्लांट और एनिमल्स को लिए उन्होंने क्या किया कि प्लांट में जो है जितने प्लांट्स होते थे उनको डाल दिया, एनिमल्स में अपार्ट फ्रॉम प्लांट जितने थे उनको डाल दिया, एनिमल्स को डाल दिया। जबकि बहुत सारा ऐसी उस टाइम में मतलब कि बहुत सारा ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट के कैरेक्टर्स में मैच करते थे ना एनिमल कैरेक्टर्स में पूरी तरीके से मैच करते थे। एनिमल में भी होने के बाद वो कुछ प्लांट से कैरेक्टर को शो करते थे और प्लांट में भी कुछ होने के बाद वो एनिमल कैरेक्टर को शो करते थे। मतलब प्लांट में होने वाला जनरली एलिवन कैरेक्टर को नहीं शो करता था, लेकिन बहुत सारा जो एनिमल में था वो कुछ प्लांट को भी कैरेक्टर्स को शो करते थे। मतलब अब यहाँ पे ना हो गया ना कि भाई कुछ मिक्स टाइप हो गया कि प्लांट एनिमल्स में तो उतना ईजी नहीं होता था कि मतलब कि डिस्टिंग्यूज कर पाना। उसके बाद में बहुत सारे जो हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, मतलब कि दो ही किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो कुछ पूरी तरीके से जो बोलोगे कि प्रोकैरियोट एक में यूकैरियोटिक एक में, ऐसा कुछ नहीं था। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एक ही में आ गया, कोई फोटोसिंथेटिक भी, कोई नॉन फोटोसिंथेटिक लाइक फंगी, तो सब आ गए, मिला जुला हो गया, मिला जुला भगत हो गया। तो फिर इन्होंने सब ने रियलाइज़ किया कि भाई अब जो है दूसरे किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ा क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसीलिए लॉन्ग टाइम तक जो है वो नहीं रहा चला। उसके बाद क्योंकि ज़रूरत थी रिप्रोडक्शंस, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और भी हैबिटेट्स, कौन से यूनिसेलुलर है कौन से मल्टीसेलुलर, इन सब पे डिस्टिंग्यूज करने के लिए। तो फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? हैकल ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया आपको? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और ये क्या दिया था आपको? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया कि प्लांट एनिमल, तो प्लांट और एनिमल तो पहले से ही था और एनिमल भी। अब क्या दिया इन्होंने? प्लस और एक क्या दिया थर्ड में? इन्होंने लाया प्रोटिस्टा को। अर्नेस्ट हैकल जो है उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम दिया और
उन्होंने क्या किया उसमें, जिसमें कि प्रोटिस्टा में क्या किया कि सारे यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक्स को उन्होंने प्लेस कर दिया भाई, कि बहुत सारे ऐसे थे जो कि यूनिसेल्युलर भी थे तब पर भी वो प्लांट में थे या फिर एनिमल में थे मल्टीसेलुलर वालों के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि यूनिसेल्युलर को सारे को इसमें कर दिया। और इसलिए भी इसको लिंक किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये जो है प्लांट का भी एनिमल का भी दोनों का कैरेक्टर शो करता है आपको प्रोटिस्टा। फिर आया कोपलैंड। कोपलैंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने प्लांट एनिमल तो पहले से ही था और प्रोटिस्टा हमारे हैकल जी दे चुके थे, तो उन्होंने लाया मोनेरा को, जिसमें कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स थे। तो आगे हम लोग देखेंगे फिर विटेकर को। विटेकर जी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और मेनली हम लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही अभी पढ़ना है। ओके, अब स्लाइड चेंज करो 1 मिनट। अरे अरे अरे, एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो विटेकर ने लाया था, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, जैसे बताएं कि जो विटेकर जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जिनमें कि उन्होंने ऐड किया कि इनको मोनेरा को ऐड किया, प्रोटिस्ट नहीं फंगी को ऐड किया। मोनेरा तो आपको कॉपलैंड ने ही कर दिया था। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनामालिया। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये देख लेते हैं। सेल टाइप। सेल टाइप में अगर बात करें हम लोग मोनेरा की, तो मोनेरा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। एक्चुअली ये जो आपको मोनेरा को छोड़ करके सारे चारों किंगडम जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंगी यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक और एनामालिया वो भी यूकैरियोटिक का होता है। ये हुआ आपका सेल टाइप्स, जो कि ये लोग यूकैरियोटिक्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक क्या होता है भाई? यूकैरियोटिक वो होता है कि जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। और दूसरा डिफरेंस आपका होता है कि मेनली क्या होता है कि अभी आप वैसे 11th के हो तो बेस्ट होता है ये कहना कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। दूसरा डिफरेंस आप ये देख सकते हो कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब वही है कि बॉन्डेड, जैसे न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस कैसा हुआ यूकैरियोट्स में, कैसा होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती है आपको यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट्स में, बल्कि क्या मैं उल्टा बोल रही, उल्टा यूकैरियोटिक में जो होता है क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है मतलब। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होता है। ठीक है, सॉरी मैंने वो बोलते जल्दी जल्दी में उल्टा बोल रही थी, आप लोग ध्यान देना। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में कैसा होता है? नॉन सेलुलर होता है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है। और जो प्रोटिस्टा है उसमें कैसा होता है कि सेल वॉल क्या होता है कि प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसका हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेल वॉल की जगह यहाँ पे पिक्यूलियर मेम्ब्रेन्स होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है ये। लेकिन वो जो प्रोटीनस होता है कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है। फंगी की बात करें तो फंगी में भी सेल वॉल्स प्रेजेंट होता है, और ये कैसा होता है कि सेलुलोजिक नहीं होता है। प्लांट में जैसे सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक नहीं होता। इसका सेल वॉल जो होता है ना तुम्हारा फंगी का, वो काइटिन का बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। और प्लांट का जो है वो मेनली सेलुलोज का बना हुआ होता है, जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन किया सेलुलोज का। वैसे आप सेल चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे मेंशन किया है एनसीईआरटी ने कि जो प्लांट के जो सेल वॉल्स हैं वो हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, एनिमल में जो होता है सेल वॉल एब्सेंट होता है भाई, याद रखना हमेशा। ये प्लांट सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है एनिमल में। हम लोग ये भी हम लोग सेल चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे स्वान और जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, तो उन्होंने बोला था कि स्वान ने बोला था कि स्कैल्डन या स्वान ने किसी ने बोला था कि स्वान ने बोला था कि एक यूनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है
प्लांट में जो कि एनिमल में नहीं होता है और जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और हम लोग अभी देखेंगे उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि बताया था कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा प्रोकैरियोटिक उसमें एब्सेंट होता है। उसके अलावा सभी चारों किंगडम में, बाकी चारों किंगडम में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा में है, फंगी में है आपको सेल मेम्ब्रेन, प्लांटी में है और एनिमालिया में भी है। अब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। भाई हमारा बॉडी जो है किसी न किसी चीज़ से मिलके बना, किसी न किसी चीज़ से नहीं, सबसे हम लोग का स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है सेल से बनता है बॉडी। उसके बाद सेल ऑर्गेनाइज होता है टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है आपको ऑर्गन में, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके, काफ़ी ऑर्गन सिस्टम मिल करके कोऑर्डिनेशनली काम करता है और हमारे बॉडी के जितने मेटाबॉलिक्स होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, सारे को कैरी आउट करता है हमारा बॉडी। तो सेल की ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनिज्म में कैसा है उसके बेसिस पे, और देखो सेल का ऑर्गेनाइजेशन अगर लोअर लेवल का है तो उस एनिमल्स को लोअर्स माना जाता है। हायर वर्टिब्रेट्स हुआ, इन सब में ज़्यादा मीन्स कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये सब आप लोग एनिमल किंगडम में पढ़ोगे। अभी हम लोग मेनली बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की। मोनेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल का होता है, ठीक है, उसमें वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल का। प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल का होता है। वेयर एज फंगी की बात करें हम लोग तो मल्टी सेलुलर होता है, और जो टिश्यूज़ जो होता है सेल्स से बन करके जो टिश्यूज़ होता है वो लूज टिश्यू होता है। और इसमें आपको फंगी में एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है, और वो फंगी में जो एक्सेप्शंस है जो कि यूनिसेलुलर है वो कौन है, आपको जनरली यहाँ मल्टी सेलुलर दिया हुआ है, लेकिन एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर फंगी में, वो है आपको ईस्ट, आगे दिया हुआ है आपको एस्कोमाइसीटीज में ईस्ट आता है, वहाँ दिया हुआ है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमल में बात करें तो आपको ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब एनिमल में देखो यहाँ पे एनसीईआरटी भाई बहुत स्मार्ट है एनसीईआरटी पढ़ो, समझ के सब हो जाएगा। टिश्यू देखो, एनिमल जो होता है, एनिमल्स में आप लोग पढ़िएगा कि एनिमल में टिश्यू ऑर्गन जो एनिमल हायर लेवल का है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे जो हैं, जो कुछ टिश्यूज़ देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि एनिमल, मेनली हम लोग एनिमल को तो हम लोग हायर लेवल का समझ लेते हो, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो, तो फिर टिश्यू ऑर्गन क्यों लिखा है? नहीं भाई, होता है। सेलेंट्रेट्स में चले जाओ, तुम टिनोफोर्स में चले जाओ, वो लोग टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। वेराज अगर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो प्लैटीहेल्मिन्थस में चले जाओ, तो ऑर्गन लेवल का है, एनिमल ही ये सब ऑर्गन लेवल का करता है। उधर जितना भी एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, हम लोग में कॉर्डेट्स, ये सब ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। एनसीईआरटी बहुत स्मार्ट है, ध्यान देना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करें तो मोनेरा में जो है ना, मोनेरा ऐसा किंगडम है ना भाई, उसके पास हर तरीके का ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो फोटोसिंथेटिक भी कर लेगा। फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें उसमें ये प्लांट्स को भी इंक्लूड करता, प्लांट्स मतलब कि एल्गी वेल्गी को भी इंक्लूड करता है, जो कि ग्रीन्स होते हैं, जिसके पास पिगमेंट्स होता है फूड बनाने के लिए, और वो जो है फूड बनाता है। तो वो ऑटोट्रॉप्स भी होता है, केमियो ऑटोट्रॉप्स भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, और यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक्स भी होता है, पैरासाइट होता है, सैप्रोफाइट्स होता है। तो इस तरीके का, दोनों तरीके का जो है ऑर्गेनिज्म आपको मोनेरा में मिल जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जो क्या होता है, इसमें भी ऑटोट्रॉप्स भी होता है और हेटरोट्रॉप्स भी होता है। ऑटोट्रॉप्स में कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक्स प्रोटिस्टा होता है, ठीक है। और फंगी की बात करें तो फंगी, ये भी ऐसा किंगडम है ना ये फंगी, कि फंगी में जो है ना आपको ये यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक्स है भाई, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म दोज आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर न्यूट्रिशन, फॉर फूड, तो उसको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और ये कैसे खाना लेता है, बनाता है, मतलब खाना खाता है, सेफोफाइटिक न्यूट्रिशन से या फिर पैरासाइटिक फॉर्म से। प्लांट की बात करें तो प्लांट सबको पता है कि भाई ये तो ऑटोट्रॉप्स है, ये अपना भोजन खुद बनाता है, और किस चीज़ से बनाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और वो फोटोसिंथेटिक्स के हेल्प से फूड को बनाता है, और किसको यूज़ करके, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से ये क्या करता है, फूड बनाता है। और प्लांट जो फूड बनाता है उस पे हम लोग जितने एनिमल्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए।
तो हम लोग कैसे होते हैं, जो एनिमल्स होता है, मतलब हम लोग एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं, वो हेटरोट्रॉपिक होता है और होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक होता है। होलोजोइक यानी जो डायरेक्टली फुल को एनगल्फ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होलोजोइक। और सेप्रोफाइटिक तो नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। R.H. Whittaker 1969 proposed a five kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. Comparative account of different characteristics of मतलब कि दिया हुआ है, जो ऊपर हम लोग पढ़ लिए, जो टेबल्स हम लोग देख चुके हैं 2.1 को। इस टेबल्स को ज़रूर देखना, एक दो बार देखना, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। Let us look at this five kingdom classification to understand the issue and considerations that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm, and angiosperm under plants. The criteria that unify this whole kingdom was that all organisms includes had a cell wall in their cell. This place together group which widely different into other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria, prokaryotic कहाँ चलेगा भाई, prokaryotic bacteria and the blue green algae which other group which were eukaryote. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones. For example, Cladomonas and Asparagora were placed together. The classification did not differentiate between the heterotrophs group fungi and the autotrophs green plant. Thus, they also saw a characteristic difference in their wall composition, and the fungi had chitin in their wall while the green plant has cellulose. देखो जैसे सेलुलोजिक सेल वॉल, अब देखो जैसे कि मैंने पहले बताई थी कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ी, तो क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे जो पहले जो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया था, और जितने भी देखो फंगी है, मॉसेस है, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, सबको प्लांट में दे दिया था। और प्लांट में इसलिए दिया था क्योंकि जो प्लांट जो है सेल वॉल को कंटेन करता था, तो जितना भी सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म था उसको दे दिया गया था, प्लांट में प्लेस कर दिया गया था पहले, जबकि उसका कैरेक्टर तो है टोटली डिफरेंट था प्लांट से। कुछ यूनिसेलुलर थे तो कुछ मल्टीसेलुलर थे, कुछ प्रोग्रीन एल्गी था तो कुछ हेटरोट्रॉप्स थे, कुछ आपको कुछ जो है यूनिशल हेटरोट्रॉप्स थे, कुछ ऑटोट्रॉप्स थे, मतलब ऐसे बहुत सारी वेरिएशंस था। जैसे कि क्लाडोमोनास और एस्पैरोगेरा को एक साथ कर दिया गया था पहले अंदर एल्गी के अंदर, प्लांट के अंदर, जबकि आपको पता होना चाहिए क्लाडोमोनास जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। उस क्लाडोमोनास को हम लोग प्रोटिस्टा में प्लेस किए हैं, अभी प्रेजेंटली वो किसमें है, प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर एस्पैरोगेरा जो है वो आपको एल्गी है, तो वो दोनों पहले एक साथ था जस्ट बिकॉज क्योंकि इस दोनों में क्या होता है, सेल वॉल होता है, और इसलिए इसको प्लांट में प्लेस कर दिया गया था, मतलब एल्गी में प्लेस कर दिया गया था, तो प्लांट के अंदर ही एल्गी आता था। अब कुछ ऐसे भी थे जैसे काइटिन से जो फंगी होता है, फंगी का सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन से, जो कि टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो प्लांट्स का होता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल्स को कंटेन करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, when such character were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. All prokaryotes organized, all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Cladomonas and Chlora, earlier placed in algae within the plant and both having cell wall, with Paramecium and Amoeba which were placed in animal kingdom which lacked it, has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve
classification system which reflect not only the morphological and physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. In this chapters we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. This kingdom, plant and animalia, commonly referred to as a plant and animal kingdom respectively. अब देखो क्या है कि जैसे कि पता है कि पहले सब एक साथ था, लाइक क्लैडोमोनास, एस्पेरोगरास, सब प्लांट जिसमें मतलब कि सेल वॉल था उसको प्लांट में कर दिया गया था, जिसमें सेल वॉल नहीं था उसको एनिमल किंगडम में क्लासीफाई। अब क्या हुआ कि जब वित्तेकर ने इसको क्लासीफाई किया तो उन्होंने फंगी को एक अलग ग्रुप दे दिया जिसके सेल वॉल काइटिन से बने हुए थे, उसको फंगी को अलग कर दिया। प्रोटिस्टा को जो कि यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उसको एक किंगडम में दे दिया, जिसको क्या बोल दिए हम लोग, जिसको क्या बोल दिए, किंगडम प्रोटिस्टा बोल दिए, उसको एक किंगडम में खोल दिया। और प्रोटिस्टा कैसा था, प्रोटिस्टा में कौन आता है, यूनिसेलुलर, भाई देखो मेरे पास वो कुछ है नहीं जो मैं उससे लिखूं तो समझ जाना, मैं बोल दे रही हूँ यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स, कैसे यूकैरियोट्स थे। और मोनेरा में कैसा था, मोनेरा में आपको यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया गया। पहले जो क्लाइडोमोनास कोएला था उसको एल्गी में प्लेस कर दिया गया क्योंकि उसके पास सेल वॉल था, लेकिन वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था तो उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये जो दिख रहा है ना कि क्लाइडोमोनास कोएला पहले कहाँ था अब कहाँ है, आता है तो क्लाइडोमोनास और कोएला जो था पहले कहाँ था, एल्गी में था क्योंकि इसके पास सेल वॉल होता है, और अभी ये कहाँ है, प्रोटिस्टा में है। और अमीबा और आपको पारामेशियम, ये अमीबा और पारामेशियम जो है, जो पहले कहाँ हुआ करता था, पहले ये होता था एनिमल किंगडम में क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, अब ये आ गया प्रोटिस्टा में। तो देखो क्लासिफिकेशन का जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा, वे बढ़ा, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन में भी चेंजेस आया, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये क्लासिफिकेशन भी चेंज करे क्योंकि हो सकता है कि अभी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया चेंज करे, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इन फील्ड में तो हो सकता है चेंज हो सकता है, तो उसी हिसाब से चेंज हुआ। अब जो पहले जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख करके क्लासीफाई करते थे, अब यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर क्या खा, बल्कि कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसा रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को शो कर रहा है, इवन जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी देखा गया और उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। अब हम लोग मेनली 5 किंगडम और क्लासिफिकेशन का मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और बाकी जो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम वो दोनों एक अलग अलग चैप्टर्स है जिसको आपको बाद में पढ़ना है। 4-5 चैप्टर्स जो हैं आपके टेक्स्ट बुक्स के, तो वो अलग अलग। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वित्तेकर का फर्स्ट किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा जो कैसा होता है, आपको इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट abundant microorganism. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. स्पेरिकल कोकस जिसमें कौन आता है, कोकाई। रॉड शेप बेसिलस जिसमें कौन आता है, बेसिलस रॉड शेप। कॉमा शेप विव्रो जिसमें विव्रा आता है, और कॉमा शेप उसके बाद स्पेरिकल स्पेरुलम जिसमें स्पेरिला आता है। ये जो क्या है कि आपको बैक्टीरिया की बात जो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा जो है, इस बैक्टीरिया जो है क्या है, इसका सोल मेंबर, मतलब कि बैक्टीरिया को हम लोग इसमें करते हैं इंक्लूड्स
मोनेरा में इंक्लूड करते हैं और सोल मेंबर है भाई बैक्टीरिया मोनेरा का। बैक्टीरिया जो है हर जगह रहता है। अगर आप अपने हाथ को, अभी हम लोग दिखता नहीं है, नेक्टाइज से दिखता नहीं, लेकिन हम लोग हाथ को देखें माइक्रोस्कोप में के अंदर ले जा करके, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है दिख जाएंगे आपको। जो इसमें लिखा हुआ देखिए, एनसीईआरटी बोलता है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। मीन्स की एक पुट्ठी, जो अगर अपने हाथ में सॉइल लगा हुआ है, सॉइल ले लें एक पुट्ठी में, तो करीब 100 ऑफ बैक्टीरियाज दिख जाएंगे उसमें भाई। बैक्टीरिया मतलब कि ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ पे और ऑर्गेनिज्म नाक के बराबर होता है, वहाँ पे भी ये एग्जिस्ट कर जाता है। डेजर्ट हो या फिर हॉट स्प्रिंग हो या स्नो हो, डीप ओशंस हो, हर जगह बैक्टीरिया भाई अपना सर्वाइवल का कुछ ना कुछ खोज लेता है। तो ये या तो किसी के अंदर जा करके बन जाता है इंडोपारासाइट बन जाता है, किसी के ऊपर जाकर एक्टोपारासाइट बन जाता है, लेकिन जिंदा रह जाता है। तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 बेसिस पे 4 कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया गया है। एक आपको स्फेरिकल, जो कि स्फेरिकल ये कोकाई जो है, आपको ये कोकाई जो दिख रही है, दिख रहा है ना कोकाई, वो आपको कैसा है, कोकाई जो है ये आपको स्फेरिकल में आता है। ये आपको ये जो बैसिलस है, बैसिलस वो कैसा है, रॉड शेप है, रॉड शेप है बैसिलस आपको। और देखिए इसमें एक चीज़, जो बैसिलस है इसमें रॉड शेप है, इसमें क्या है, ये स्पोर है। कभी कभी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे करके पूछ लेता है। और आपको जो स्पीडा क्या बोलते हैं, स्पैरिला है, आपको ये स्पैरिला है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं जो फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला है इसमें, ये क्या है इसका, बैक्टीरिया का फ्लैजिला है। और आपको कॉमा से भी दिख जाएगा, विव्रो वाला जो कॉमा सिप ये है, देखो विव्रो है, ये कैसा है, कॉमा सिप वाला। तो ये 4 है जो आपके सिप के बेसिस पे, जो बैक्टीरिया के सिप के बेसिस पे इसको कैरेक्टराइज किया गया है। आगे पढ़ते हैं। थॉट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। Bacterial structure is very simple. They are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. मैं बीच में चले गई थी, फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। तो the bacteria structure is very simple. They are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophs, that is, they synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotrophs or chemiosynthetic autotrophs. The vast majority of bacteria are heterotrophs. They do not synthesize their own food but depend on other organisms or on dead organic matters for food. जैसे कि बात करें बैक्टीरिया की बात करें ना, जो ये लाइन जो है ना आपको, ये लाइन एनसीईआरटी की, जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चरली बहुत सिंपल होता है, बिहेवियरली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बिहेवियरली बहुत कॉम्प्लेक्स। ये लाइंस भी मेनली एनसीईआरटी में ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप लोग इसको याद कीजिए। ये BBI है ये सब, और ये मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी में, मतलब हर जगह ये पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि मोस्ट तो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी को, और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में ये फोटोसिंथेसिस भी होता है और केमियो ऑटोट्रॉपिस भी होता है। ये डेड प्लांट्स पे भी रहते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स पे भी अपना सर्वाइवल्स कर लेता है बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया जो है, इसीलिए मोनेरा का उसको सोल मेंबर कहा जाता है। आप देख सकते हो इतने में इतना, अगर एनसीईआरटी में बैक्टीरिया के बारे में इतना दिया हुआ, इतना छोटा मोनेरा में, भाई इंपॉर्टेंट तो है, मान लो। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया के बारे में, लोग पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया के बारे में। These bacteria are special since they live in a sum of most harsh habitat, such as extreme salty area, halophilus, hot spring, thermophilus, marshy area, methanogen. Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Methanogen are present in the gut of several ruminant animals such as cow, buffalo, and they are responsible for production of methane. कहाँ चले गए? हाँ, methane biogas from the dung of these animal. देखो जो आर्किबैक्टीरिया, मोनेरा किस में किया, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। आर्किबैक्टीरिया जो है ना, इसको एक सबसे पुराना इसकी वो भी बोला जाता है, सबसे एंशिएंट वाला जो है आर्किबैक्टीरिया को ही माना जाता है भाई। और इसके स्पेसिस, इसके जो है ना, ये वैसे भी हार्श कंडीशंस में रह जाता है,
वो बहुत ही एक्सट्रीमली साल्टी कंडीशन में रहता है, जिसको अगर साल्टी कंडीशन में है, एक्सट्रीमली साल्टी तो हेलोफिलस कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में है थर्मो एसिडोफिलस। हॉट स्प्रिंग तो हॉट यानी थर्मो, और क्या बोलेंगे उसको, एसिडोफिलस। मार्सी एरिया जैसे कि मीथेनोजन, मार्सी एरिया जहाँ पे क्या कचरा उचरा रहता है ना, वहाँ पे भी ये रह जाता है, जहाँ पे मीथेन का प्रोडक्शंस होते हैं, वैसे जगह पे भी रह सकता है। आर्कीबैक्टीरिया का मेनली आर्कीबैक्टीरिया का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिक है, वो क्यों उसके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके इस किसी भी कंडीशन में जीने के लिए, भाई ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन सब में। मिथेनोजन की बात करें हम लोग तो ये गाय भैंस के जो पेट के अंदर जो होता है ना, ये उसके अंदर भी सर्वाइवल कर लेता है, मीथेन गैस प्रोडक्शन करता है। गोबर से मीथेन गैस क्यों निकलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन द गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स सच एज कॉ एंड बफेलो। बायोगैस प्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, मिथेनोजन प्रोड्यूस करता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या आपको, यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, आपको चेन में होता है, कंटेन करता है चेन ब्रांच चेन को करता है कंटेन। और ये कैसा है, आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ आता है, कभी कोई पूछ भी देता है तो लिपिड से बना हुआ आता है, लिपिड से बना हुआ होता है। लिपिड में भी कैसा लिपिड होता है इसका, बताओ। लिपिड में, लिपिड किस में आता है, पॉलीसेकेराइड्स में आता है, ठीक है। जो जानने की जरूरत भी नहीं है। वैसे अगर बात करोगे तो मिथेनोजेन, हेलोफिलस और थर्मोएसिडोफिलस कुछ एग्जांपल्स भी कभी कभी पूछ देता है। और मिथेनोजेन जो होता है ना, ये याद रखना, ये जनरली पूछा जाता है, कुछ नहीं पूछेगा। जो ये मिथेनोजेन है ना, जो मीथेन प्रोडक्शन करता है, ये कैसा होता है, ये आपको ना कैमियो ऑटोट्रॉप्स होता है, कैमियो ऑटोट्रॉप्स होता है, जो लिखाता ही नहीं यार इसमें ऐसे, तो कैमियो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मिथेनोकोकस, मिथेनो बैक्टीरियाज आता है। हेलोफिलस जो होता है वो हेटरोट्रॉप्स होता है। थर्मोफिलस जो होता है वो केमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेनली किसको, यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स, मैंने यूकैरियोट बोले, यू बैक्टीरियाज के बारे में। यू यानी ट्रू होता है, पता होना चाहिए आपको। जो मेनली ट्रू बैक्टीरिया, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरियाज। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and, if motile, a flagella. The cyanobacteria, also referred to as a blue-green algae having chlorophyll A similar to the green plant and are photosynthetic autotrophs. The cyanobacteria are unicellular, collinear, filamentous, marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous seed. कैसा seed? Gelatinous seed. They often form bloom in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a special cell that is called the heterocyst, nostoc and anabaena. Chemiosynthetic autotrophs bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrite, and ammonia and use the release energy from their ATP production. They play great role in recycling nutrition like नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब देखो भाई, ये लाइन, इतना पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज, उसमें वो हम लोग किस में रखते हैं, यू बैक्टीरियाज में रखते हैं। और जो ये बैक्टीरियाज है ना, इसका सेल वॉल कैसा सा रिजिड होता है। अगर मोटाइल हुआ तो फ्लैजिला होगा। अब यू बैक्टीरिया में ही साइनोबैक्टीरिया आता है। देखो एक चीज़ याद रखना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, ये फ्लैजिला का बात ना ये यू बैक्टीरिया के लिए है, यू बैक्टीरिया के लिए। यू बैक्टीरिया में ही साइनोबैक्टीरिया होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया अपने लाइफ टाइम में कभी भी फ्लैजिला को कंटेन नहीं करता है, याद रखना। ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जब लिखा रहता है कि ऐसा क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में, साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, और उसमें दिया था फ्लैजिला। और बच्चे जो यहाँ से जनरली यू के बैक्टीरिया पढ़े तो उनको लगता है कि यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया पढ़े, साइनोबैक्टीरिया का भी फ्लैजिला होगा, लेकिन फ्लैजिला नहीं होता साइनोबैक्टीरिया में, मोस्ट रिमेंबर। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये सिमिलर होता है किसके, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ये होता है। और आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए क्या कौन सा पिगमेंट माना जाता है, यूनिवर्सल पिगमेंट माना जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है भाई, इसीलिए होता है। और क्या, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है,
और यहाँ देखो फिलामेंटस पे लिखा है, लेकिन ये इसके लिए होगा, यूकोबैक्टीरिया के लिए होगा। फिलामेंटस होता है, फ्लैजिला नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ना मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ, वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। फिलामेंटस होता है, फ्लैजिला क्या करता है कि मोर्टेलिटी में मदद करता है। फिलामेंटस अलग चीज़ हुआ भाई, और फ्लैजिला अलग चीज़ हुआ। मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस सीड। अरे हम तो पढ़ चुके हैं, जो कॉलोनी जो होता है ना वो इसका किससे होता है, यूट्रियास का जेलेटिनस सीड से बना हुआ होता है, जिसको और वो जो स्पेशल सेल्स होते हैं ना, स्पेशल उसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और कहाँ होता है, नॉस्ट्रॉक्स और एनावेना में होता है। इधर दिखाऊंगी, इस साइड में वो बना हुआ, देखिए ये हुआ आपका, ये जो दिख रहा है, ये कॉलोनी जो है ये जेलेटिनियस सीड से बना हुआ, ये जेलेटिनियस सीड से बना हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये इसमें जो स्पेशल सेल है, जो इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ये मदद करता है किसको, किस चीज़ में, नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन में। ओहो, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता कौन, हेट्रोसिस्ट। और ये जो जेलेटिनियस सीड है, ये किस चीज़ का बना हुआ था, म्यूसिलेज का बना हुआ था। और इसका एग्जांपल्स कौन सा, ये फिलामेंटस ब्लूग्रीन एल्गी होता है, नॉस्ट्रॉक और एनाबेना, याद रखना ये फिलामेंटस दो एल्गी है। अब हेट्रोट्रॉप्स भी होता है, जो हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग। तो और जो ये केमियो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया सब जो है, फिलामेंटस बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन फिक्सेशंस। और ये कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से करता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया से, और एटीपी प्रोडक्शन करवाता है। और ये इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इस सब में। हेट्रोट्रॉप्स की बात करें, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। द मेजोरिटी आर important decomposer. Many of them have significant impact on human affairs. They are help in making curd for milk, productions of antibiotic, fixing nitrogen in legume में। तो क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जनरली। अब सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है कि वो जो अपना खाना भाई दूसरी जगह से बनाता है, खुद से नहीं दूसरे से लेता है। तो उसमें हेट्रोट्रॉप्स में भी मेनली कौन सा है आपको, डिकम्पोजर्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स में भी मेन सबसे ज़्यादा आपको मोस्ट कॉमन कौन है, मेजोरिटी ऑफ क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। और जो ये ह्यूमन अफेयर्स में बहुत इम्पैक्ट करता है। बैक्टीरियाज आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग दही बनाते हैं तो उसमें भी लैक्टोबैसिलस होता है जो कि बैक्टीरिया है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कम कहाँ, जो दाल वाला दलहन वाला जो पौधा होता है ना, उसके रूट्स में ये बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज काफ़ी यूजफुल होते हैं। ल्यूमेन रूट्स, यहाँ दिया हुआ ल्यूमेन रूट्स। ETC, some are pathogenic, cause damage to human beings, crops, farms, animals and pests. Cholera, typhoid, tetanus, citric canker are well-known disease caused by different bacteria. सब वेल नोन डिजीज़ हैं जो किससे के कारण से होता है, डिफरेंट बैक्टीरियाज के कारण से होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मैनली बाय फीजन। तो बैक्टीरिया किसी से रिप्रोड्यूस करता है, फीजन से, याद रखना ये बात नहीं। और ये कौन कौन सा टाइप, ये सब सारे हैं बैक्टीरिया के कारण से ये डिजीज सब होता है। सम यार बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मैनली बाय द फीजन, समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. अब देखो बैक्टीरिया की बात करें हम लोग, तो बैक्टीरिया का अगर कुछ अच्छा इम्पैक्ट होता है हम लोगों पे, तो कुछ बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं, पैथोजेनिक इम्पैक्ट भी होता है, जिससे कि हम लोग बीमार पड़ते हैं, क्रॉप्स को हानि पहुंचता है, हम लोग के फार्म में एनिमल्स, पेट, सब पे इसका कुछ इफेक्ट भी होता है, ये कुछ डिजीज़ कॉज करता है। अब यहाँ पे जो मेनली है ना कि आपको ये जो डिजीज़ दिए हुए हैं ना यहाँ पे, कोयला, टाइफाइड, टिटनस बोल रहे हैं हम, हाँ टिटनस, ये सब जो सिट्रिक कैंकर्स, ये सब डिफरेंट बैक्टीरिया कॉज करता है डिफरेंट डिजीज़ को, याद रखिएगा। और बैक्टीरिया जो है फीजन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। देखो बैक्टीरिया
बडिंग और फर्मेंटेशन से बदलेगा, मेनली फिजन के थ्रू होता है। अगर तीनों ऑप्शन दे तो जरूर तीनों टिक कर, लेकिन अगर मेनली अगर ऐसा कोई ऑप्शन ना दे, तीनों दे दे लेकिन फिजन अलग दे, तो फिजन को टिक करना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे करता है, ट्रांसफर कंजुगेशन इसमें होता है, लोग पढ़िएगा बाद में। तो ट्रांसफ़र करता है डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से, कंडक्शन कंजुगेशन ये सब होता है इसमें, तो उसके थ्रू होता है। और ये भी एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर को प्रोडक्शन करता है, स्पोर से भी प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। जनरली फेवरेबल कंडीशन में वो बाइनरी फिजन्स, क्या बाइनरी फिजन बोलते मतलब मेनली फिजन्स को वो करता है। जब बात करें तो अगर माइकोप्लाज्म की बात करें, द माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट completely lack cell wall. They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. Many mycoplasm are pathogenic in animal and plant. माइकोप्लाज्म की बात करें तो ये क्या सबसे छोटा लिविंग सेल्स है, इसमें सेल वॉल्स नहीं होता है इसका कोई भी, ये एनएरोबिक होता है, ये अपना मतलब एरोबिक होता है जो कि ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है। एनारोबिक का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और मिनी माइकोप्लाज्मा जो होता है पैथोजेनिक होता है इन एनिमल और प्लांट्स पे। ये सारे पॉइंट्स, इसके जितने भी पॉइंट्स है, स्मॉलेस्ट है, बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहता है, ये इसके पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट दोनों पे, सारे कुछ रिमेंबर रखिएगा। सेल डिवाइड होता है बाइनरी फिजन से दिखाया, देखिए सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो दोनों ये धीरे धीरे क्या करेगा कि सेल ये जो है धीरे धीरे डिवाइड करने के बाद यहाँ से अलग हो जाएगा, ये एक अलग डॉटर न्यूक्लियर बन जाएगा, ये एक अलग डॉटर न्यूक्लियर बन जाएगा। ये क्या हो रहा है कि फिजन हो रहा है, आपको बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, फिजन हो रहा है बैक्टीरिया में। तो हम लोग अब आज के लिए इतना ही, और कल मैं नेक्स्ट वीडियो में, कल या आज मैं जब भी डालूँ तो आपको मैं डालूँगी प्रोटिस्टा पढ़ाऊँगी। प्रोटिस्टा में ट्राइजोफाइट, डाइनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड्स और फंगी एक साथ कंप्लीट करूँगी। आपको ये वीडियोस कैसा लगा आप बताइए, क्या चेंजमेंट करूँ, और अगर आप लोग को पसंद आए, अगर हो सकता है कि उतने अच्छी क्वालिटीज़, वीडियोस क्वालिटीज़ और वॉइस नहीं गया हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट सेकेंड वीडियोस है और कोई मुझे आइडियाज़ भी नहीं है कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा, इम्प्रूव करूँगी मैं धीरे धीरे। आप लोग भी सजेस्ट करना कमेंट में कि क्या करना है, कैसे करना है, और क्या क्या चाहिए आप लोगों को, क्या कंटेंट चाहिए इसमें। इसके साथ मैंने मेनली एनसीईआरटी रीडिंग दिया है और कुछ स्पेशल्स मैंने कुछ नहीं किया है, जितने भी हैं। कल हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, और अगर मैं देखूँगी सारे वीडियोस को कंबाइन करके, एक लंबा तो ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर्स मैं नहीं ले रही हूँ, हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियोस डाल दूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।